9 मंथ के इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट के बाद जब बच्चा यानी फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो पार्चुरेशन की प्रोसेस से उसे फीमेल बॉडी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो देखिए इसी पार्चुरेशन प्रोसेस को हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी बोल सकते हैं और लेबर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा, टर्म लिखा है नॉर्मल प्रेजेंटेशन यानी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का यूट्रस में फाइनली पार्चुरेशन के टाइम या पार्चुरेशन से जस्ट पहले जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से होती है कि बच्चे का हेड नीचे होता है और बच्चे के जो लेग्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। इट मीन्स जब बच्चा बाहर निकलेगा थ्रू बर्थ कैनाल यानी सर्विक्स और वेजाइना तो सबसे पहले बच्चे का कौन सा पार्ट बाहर आएगा, दैट इज हेड पार्ट एंड दैट इज सिंपली नोन एज क्राउनिंग। चलिए इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन भी हो सकती हैं, जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन है या ट्रांसफर्स प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर बच्चे का हेड पार्ट प्रेजेंटिंग नहीं होता है। सपोज बच्चे का हेड ऊपर है, लेग्स नीचे की तरफ है या बच्चा ट्रांसफर्सली लाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। तो ऐसे केस में फिर सर्जिकल एब्डोमिनल डिलीवरी का सहारा लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं सिजेरियन सर्जरी। इसका पूरा नाम होता है LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सर्जरी, जिसके अंदर पहले एब्डोमिनल वॉल को कट करके फिर यूट्राइन वॉल को कट करके बच्चे को एब्डोमिनली सर्जिकली बाहर निकाला जाता है। लेकिन वो कब करते हैं, जब किसी वजह से ये नॉर्मल डिलीवरी यानी पार्चुरेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाए, या तो बच्चे की प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है या फीमेल बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की एबनॉर्मलिटीज हैं कि वो इस नॉर्मल डिलीवरी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। तो फिलहाल तो हमें जो नॉर्मल डिलीवरी यानी पार्चुरेशन की प्रोसेस है उसे समझना है कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है, किस तरह से ये बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होती है। तो देखिए जब फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा एट टर्म का मतलब 9 मंथ कंप्लीटेड, तो एट टर्म जब बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो इस फुल्ली डेवलप्ड फीटस के एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फीटस के हाइपोथैलेमस से अपने आप ही CRH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है और ACTH हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। यानी एट टर्म फीटस के अंदर कॉर्टिसोल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो फीटस के ब्लड में कॉर्टिसोल बढ़ा है तो वो फीटस के ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा? प्लेसेंटा पे। ये कॉर्टिसोल प्लेसेंटा पे एक्ट करेगा और ऐसे एंजाइम फॉर्म करवाएगा। वो एंजाइम प्रोजेस्टेरॉन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप एक बात समझिएगा कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन बढ़े हुए थे, लेकिन हमने एक बात सीखी थी, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों आ रहे हैं, प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों आ रहे हैं, लेकिन दोनों में कंपैरेटिवली ज्यादा कौन था? प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ था लेकिन प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में कम था। यानी थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा था, ईस्ट्रोजन थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ था। इट मींस प्रोजेस्टेरॉन टू ईस्ट्रोजन रेशियो हाई था। लेकिन अब एट टर्म इस कॉर्टिसोल की वजह से प्लेसेंटा पे कुछ ऐसे एंजाइम्स बने जिसने प्रोजेस्टेरॉन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो फॉल हो गया और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। इसी को बोलते हैं सेक्स हार्मोन रेशियो रिवर्सल। यानी जो रेशियो पहले प्रोजेस्टेरॉन टू ईस्ट्रोजन हाई था अब ईस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन हाई हो गया, यानी इन सेक्स हार्मोन का रेशियो रिवर्स हो गया। तो अब इस वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन की कमी आई है, यानी अब क्या हो गया है? प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल। और आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल की वजह से यूटेराइन वॉल में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन स्मूथ मसल में क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस की स्मूथ मसल मायोमेट्रियम में माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। जबकि जो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है, ईस्ट्रोजन के लिए मैंने लिखा है इट इंक्रीज मायोमेट्रियल ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये ईस्ट्रोजन मायोमेट्रियम के ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ा देता है, जिससे मायोमेट्रियम की ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये कॉर्टिसोल की वजह से चेंजेस आए। अब दूसरी बात मैंने लिखी है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। एक तो क्या होगा, जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा होगा यूट्राइन वॉल में क्या हो रही होगी? मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। दूसरा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन बने थे उसकी वजह से माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। इनकी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगी हाइपोथैलेमस तक। यूटेरस से ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां जाएगी? हाइपोथैलेमस तक। इसके लिए मैंने क्या लिखा है? न्यूरो स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। और जब हाइपोथैलेमस का न्यूरो स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवा देगा? ऑक्सीटोसिन। तो अब देखिए ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को ऑलरेडी कौन बढ़ा चुका है? ईस्ट्रोजन। तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन विगरस कॉन्ट्रैक्शन होंगे,
क्योंकि ऑक्सीटोसिन के लिए उनकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। चलिए दूसरी बात, ये मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कैसा फीडबैक देते हैं, ये हमने फीडबैक रेगुलेशन समझते टाइम भी एग्जांपल लिया था कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव फीडबैक देंगे। इसका मतलब इस मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस तक जाएगी, जिससे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, यानी मोर ऑक्सीटोसिन मोर कॉन्ट्रैक्शन, और इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो टाइम दर टाइम बढ़ती जाएगी। तो ये जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ये किस पर फोर्स लगा रही है, किस पर प्रेशर लगा रही है, ये अंदर रखे हुए फीटस पे प्रेशर लगा रही है। अब जब फीटस पे प्रेशर लगेगा तो जहां से फीटस को रास्ता मिलेगा वहां से फीटस बाहर निकलने की कोशिश करेगा। रास्ता क्या है यूटेरस से बाहर निकलने का? सर्विक्स और वेजाइना। तो देखिए एट द सेम टाइम कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा से एक और हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन एक तो बर्थ कैनाल को डायलेट कर देता है, यानी जो सर्विक्स और वेजाइना है उनको लूज कर देगा, डायलेट कर देगा। साथ ही साथ ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट होता है, क्योंकि ये जो पेल्विक आउटलेट है या बोल दो ये जो बर्थ कैनाल है ये जस्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे ही तो है। तो जब प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको थोड़ा लूज करना पड़ेगा ताकि उस एरिया से बच्चे के निकलने के लिए प्रॉपर जगह हो पाए। तो ये जो रिलैक्सिन है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी क्या कर देगा? लूज। तो ऊपर से तो प्रेशर लग रहा है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का, बच्चे पे प्रेशर लग रहा है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का। दूसरा जो बर्थ कैनाल है वो लूज हो चुकी है। तो अब क्या होगा? ये फीटस बर्थ कैनाल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे का हेड पार्ट बाहर आएगा जिसे बोलते हैं क्राउनिंग, फिर पूरी बॉडी बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से तो फीटस की डिलीवरी हो जाएगी। अब फीटस तो बाहर आ चुका है लेकिन प्लेसेंटा अभी भी अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, वो फीटस और वो प्लेसेंटा आपस में कनेक्टेड है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से, तो हम तुरंत उस अम्बिलिकल कॉर्ड पे क्या लगाएंगे? क्लैंप्स लगाएंगे, क्लिप्स लगाएंगे और उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके और फीटस को अलग कर देंगे। अब रही बात जो प्लेसेंटा फीमेल बॉडी के अंदर है और उससे जुड़ी हुई अम्बिलिकल कॉर्ड, उसका क्या होगा? आफ्टर 15 to 20 मिनट्स स्पॉन्टेनियसली इस प्लेसेंटा को भी बॉडी से बाहर एक्सपल्जन कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है डिलीवरी ऑफ फीटस फॉलोड बाय प्लेसेंटा। इस तरीके से पार्चुरेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। एक टर्म यहां पर आती है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि जो न्यूरो स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और उस ऑक्सीटोसिन की वजह से मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुए और उसने फिर पॉजिटिव फीडबैक दिया, ये पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्स है ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाता है। और दूसरी बात ये कि क्या आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये कॉर्टिसोल, ये ईस्ट्रोजन, ये इस तरह से ऑक्सीटोसिन मेंशन किया हुआ है? यस, आपकी एनसीईआरटी के इस चैप्टर के एंड में समरी में ये चीज मेंशन करी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है कि पार्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये बात तो समझ गए, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, हार्मोन इन्वॉल्व हो रहे हैं मींस एंडोक्राइन। फिर यहां पर देखो टर्म भी आई है न्यूरो स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। पॉजिटिव फीडबैक की भी जो भी इंफॉर्मेशन मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की हाइपोथैलेमस तक जाती है वो भी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ही जाती है। इसका मतलब नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब इट इज कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग, ये आपके एनसीईआरटी की समरी की लाइन है, इन्वॉल्विंग कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। क्या कॉर्टिसोल इन्वॉल्व नहीं हुआ? क्या कॉर्टिसोल की वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ा? क्या यहां पर ऑक्सीटोसिन का लेवल नहीं बढ़ा? तो इसका मतलब ये बातें इनडायरेक्टली आपके एनसीईआरटी के समरी के अंदर एक लाइन में मेंशन करी हुई हैं, जिसको हमने डिटेल में इस तरीके से समझा है। और अगर ये नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस किसी भी कारण से पॉसिबल नहीं हो पाती है तो फिर है ना एलएससीएस यानी सिजेरियन सर्जरी, यानी सर्जिकल एब्डोमिनल डिलीवरी, फिर उस तरीके से करते हैं। लेकिन जनरली जो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है पार्चुरेशन का वो इस तरीके से होता है। तो कौन कौन से हार्मोन की इंपॉर्टेंस जा रही? एट टर्म फीटस में कॉर्टिसोल बढ़ गया जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। प्रोजेस्टेरोन के फॉल होने से यूट्राइन वॉल में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो गया। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से मायोमेट्रियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ गई। फिर ऑक्सीटोसिन के आने की वजह से मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुए जिसने पॉजिटिव फीडबैक दिया। पॉजिटिव फीडबैक की वजह से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुए। रिलैक्सिन ने बर्थ कैनाल को डायलेट कर दिया, प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज कर दिया। फाइनली पहले बच्चे की फीटस की डिलीवरी हुई और उसके बाद प्लेसेंटा भी एक्सपल्ड आउट हो गया। तो इस तरीके से पार्चुरेशन की प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है।